अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। 23 जनवरी 2022 7:15 बजे बरोज इतवार ये आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद होगी। 5 सफ़ों पर वो मुश्तमिल फर्द जुर्म है और कुछ ना लोग गलत बयान कर रहे हैं उसमें से, तो आप तक चीज़ें ज़रा बतानी बड़ी ज़रूरी है। फिर बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के अंदर जो अपनी लड़ाई है, जो ज़ाती मफादात की लड़ाई में तब्दील पहले की हुई है, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। पहले आपको चलते हैं फर्द जुर्म 5 सफ़ों की जिस पर राना शमीम ने ट्रायल फेस करने का कहा है, वो चलेंगी 5 सफ़ों की। अच्छा, शुरू में जो लोगों को बताया जाता है पता नहीं ये फर्द जुर्म में ये चार्जशीट नहीं है, पहला पूरा एफिडेविट जो है राना शमीम का, जो 10 नवंबर 2021 को बरतानिया में चार्ल्स गुथरी के ऑफिस में चार्ल्स गुथरी ने नवाज शरीफ के मार्बल आर्च के अंदर दस्तखत किया, वो सारा रिप्रोड्यूस किया है। उसका चार्जशीट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बात आ गई ना कि वो अपना टेलीफोन करना, इधर आना, वो अब जो भी कंटेंट्स थे, जो तोता मैना की कहानी थी, सारी झूठ, फ्रॉड और फ्रेड पर मबनी थी, उस सारी का जिक्र है। मैं क्लियर कर दिया आपको। अच्छा, अब आपको लेकर चलते हैं, यानी पहले यानी जो है ना पहले पहले सारे वो सारे उससे रिलेटेड है। ये बताया गया कि चार्ज फरू ये चार्जशीट है, ठीक है जी। और अब जो अगली बात है ना, जहां बैठकर बुनियादी तौर पर जो आगे चार्ज में कहा गया है कि ये जो कह रहे हैं कि आपने जो बुनियादी तौर पर जो कहा है उसके अंदर और जो चीज़ें मानी है जी, ये पैरा नंबर 2 के अंदर है, जहां जिक्र है कि आपने माना तस्लीम किया कि 10 नवंबर को वो एफिडेविट लीक हुआ, सर्कुलेट हुआ और शाया हुआ, स्कैंडलस एलिगेशन है और अदालत में पेंडिंग जो केस है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश है, चूंकि केस 17 नवंबर को था और ये 15 नवंबर को ये खबर छप चुकी थी। और ये बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि आपने झूठ बोला और जितनी ये बातें आपने की इस डॉक्यूमेंट के जरिए हकायक के मुनाफी है और इसको आपने बाकायदा नोटराइज कराया चार्ल्स गुथरी के पास और उसके बाद ये मीडिया तक पहुंच गया और आप एक इंस्ट्रूमेंटल है इस डॉक्यूमेंट को सर्कुलेट करने में, जो अंग्रेजी अखबार और जंग में बाकायदा पब्लिश हुआ। अब अगली जो बात है वो बड़ी मजेदार है, आपके सामने है और आपको जो शो कास्ट नोटिस का कहा गया तो उसका जवाब फाइल किया आपने। अब उस जवाब के अंदर आप क्या लिखते हैं? आप कहते हैं उसके अंदर, आप उसमें कहते हैं कि ये यूके में हुआ और इसको सील एनवेलप में रखा, ठीक है ना, और आपके अपने पोते को दे दिया, ग्रैंडसन को। जब वो डॉक्यूमेंट मिला तो वो एनक्लोज था एक डीएचएल के खत के अंदर और कि ये आपने जो सील किया था वो झूठ है। अब तो रिकॉर्ड की बात है, कोर्ट के सामने खोला गया, दस्तखत लगाए, तो इसमें तो कोई बात रह नहीं गई। अब उससे अगला जो पैरा है, 7वां पैरा है, वो आपके साथ पढ़ देते हैं। और आपने उस एफिडेविट के बाद आपने अभी तक इंटेंशनली कोई कार्रवाई नहीं की लीक करने के ऊपर, ना ही अंसार अब्बासी के ऊपर और ना ही नोटरी पब्लिक के ऊपर। और आप वकील हैं, बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग है आपकी, सारी चीज़ों को आपको अंदाज़ा है कि और जो बातें भी आप कह रहे हैं वो सच्चाई पर मबनी नहीं है। इसी तरह आपने ये सारा जितना भी काम किया है ये स्कैंडलाइज करने के लिए आपने किया है अदालत को, और हेटेड के लिए लफ्ज़ है, रिडिक्यूल करने के लिए, और ये कंडक्ट है। और आपने इस सारे मामले में दखल अंदाजी की कोशिश की है आइन के आर्टिकल 204(2) के तहत, और सेक्शन 3 में जो तौहीन अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में है, जिसकी सज़ा सेक्शन 5 के अंदर दी है, आप उसके मुरतकिब हुए हैं। और
अदालत ने फिर हदायत दी तुम्हारे पे फर्द जुर्म आयद की जाए। ये आर्टिकल 204 भी इसके अलावा बैकग्राउंड पे चल रहा है, जिसमें तौहीन अदालत है। सेक्शन 3 भी मैं बार बार चलाता हूँ और सेक्शन 5 भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इन सारी चीज़ों को आप देख लें, तौहीन अदालत बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इन्होंने जो चार्ज है, चार्ज मुलाकात करना, ये करना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है चार्ज का। चार्ज सिर्फ है ये एफिडेविट आपने लीक किया, सर्कुलेट किया, अदालत की प्रोसीडिंग में आपने इंटरफियर अपना करने की कोशिश की, ये है वो बातें सारी जो आपको बताया जा रहा है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक नहीं है सारे मसले से। और कल ये बात साबित हो जाती है कि ये बाकायदा अगर जी और अपना राना सारा बासी वगैरह ने ये खुद लीक करके ये सारा काम अगर किया है, तो उसमें तौहीन अदालत की सज़ा उनको भी हो सकती है। तो किसी कोई छूटा नहीं है, कोई बचा नहीं है, यानी इस चार्ज से। बाकी तो बड़ी जब शहादतें सामने आएंगी तो साबित करना पड़ेगा ना इस चीज़ को सामने रखते हुए। तो वो तो बज़ाहिर जो है ना, चार्ज सिर्फ इस हद तक है, उसका कंटेंट्स का कोई ताल्लुक नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इलाहा इस अदालत ने साबित कर रहे हैं, तौहीनी अदालत में जाना है आपने। प्रोग्राम चूँकि लंबा हो जाएगा, एक और बड़ी ज़बरदस्त जो मैंने आपको कहा था कि जजेस की सीनियरिटी के लिए सियासत अब सामने आ चुकी है। बैकग्राउंड पर 21 जनवरी 2022 की एक प्रेस रिलीज चल रही होगी, जो पहले तो हफीजुर रहमान जो है ना दोस्त हैं हमारे चौधरी साहब, इनको वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल करने की मुबारक है। और उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर है कहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के अहमद अली शेख साहब, उनके अगेंस्ट उनको जो अपना जज तैनात करना सुप्रीम कोर्ट को ना तैनात किया जाए, उनके खिलाफ 2 रेफरेंस है, 6/2020 और 8/2022 या इनके आर्टिकल 209 के तहत दायर किए गए। एक और इल्ज़ाम लगाया उन्होंने उसके ऊपर कि रशीद रिजवी भी हमारे दोस्त हैं, सीनियर वकील हैं, साबका सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, कि 6 महीने में आपने उसको छुट्टी दे दी 180 दिन की, जबकि उनकी जो रिटायरमेंट बात थी ना वो 17/12/2009, और जबकि वो रिटायर हो चुका था 2000 में। अब 2009 में अब रिटायरमेंट कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि वो 20 साल तक वकालत करते रहे। ये रशीद रिजवी का मैं उसमें मैं लीगलिटी या लीगलिटी में नहीं जाता। और प्रेस रिलीज है, मकसूद भुट्टो साहब है, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, इन्होंने सबकी तरफ से जारी की है। उन्होंने बड़ी मुजर मजम्मत की है, जिस सीनियरिटी का प्रिंसिपल रहेगा और जो बातें हैं वो गलत है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। तो ये ज़ाती अनाज आपके सामने आ चुकी। बताने का मकसद ये है कि जजेस सीनियरिटी का इशू नहीं है, ये हम और आपको बेवकूफ़ बनाने का एक निज़ाम चल रहा है। मेरिट होना चाहिए, मेरिट और मेरिट। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो सीनियर नहीं बनता। 5 साल की प्रैक्टिस वकालत 5 साल के जज रहे हो आप हाई कोर्ट के, तो आप जज बन सकते हैं। ये आपके सामने सारी सियासत आपके सामने आ चुकी हुई है। बार में डिवाइड तो पहले ही था, बार की मेजॉरिटी जो है सीनियरिटी के प्रिंसिपल को तो मानती नहीं है, मां सिवाय जो सियासी एजेंडा लेकर चलते हैं। चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब के साथ सदारती निज़ाम और बाकी मीडिया के रोल के ऊपर बड़ी तफसीली बात होनी है। चलते हैं उनकी तरफ। जी, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ आप देख रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब। और आप लोगों का सवाल था कि मैंने सदारती निज़ाम पे गुफ्तगू नहीं की। आपको याद होगा पहले बड़ी डिटेल में गुफ्तगू कर चुका हूँ, और यहाँ सदारती निज़ाम के हवाले से मैं पहले डॉक्टर इसरार अहमद का एक छोटा सा क्लिप चलाना चाहता हूँ, और उन्होंने कैसे तौज़ीह की है, ये कितना हमारी खिलाफत के करीब है। पहले जरा वो सुनते हैं। तो पर हमारे यहाँ जैसे ही असेंबली आई, जो भी हुकूमत बनाता है वजीर आजम, उसकी सारी तवज्जो इसी पर होती है, कहीं ये मेंढक फुदक ना जाए, कहीं ये घोड़ा कहीं जाकर बिक ना जाए, कुछ इसे दो, 50 वजीर बना दो। ये भी रहा है बलोचिस्तान में, शायद अब भी है, कि JUI के गालिबन उसमें बलोचिस्तान की असेंबली में सिर्फ 6 रुकन है और 6 के 6 वजीर हैं। ये तमाशे इस पाकिस्तान में हो रहे हैं। क्यों? एक भी हट गया, हुकूमत खत्म। चंद मेढक फुदक गए, हुकूमत खत्म। चंद घोड़े बिक गए, हुकूमत खत्म। लिहाजा सारी तवज्जो इसी पर। काम करे तो क्या करे? कोई नेक नियत आदमी हो, कोई काम नहीं कर सकता, उसे तो अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र हो जाती है। हमारी इस दुनिया के अंदर भी एक दूसरा मुतबादिल निजाम है, सदारती निजाम है। वो सदारती निजाम ज्यादा करीब है निजाम खिलाफत से, इसलिए कि वहां कांग्रेस की अक्सरियत का पाबंद नहीं है। जो भी सदर है अमेरिका का,
उसकी अपनी मर्जी है, उसके मुताबिक वो जिसको भी वजीर बनाना चाहता है सेक्रेटरी कहलाते हैं वहां। जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस का रुकन हो। जिसको समझता है बासलाहियत है, फॉरेन पॉलिसी में इसकी नजर बड़ी गहरी है, मालियात में ये सब बहुत माहिर है, और ये अगर इलेक्शन लड़के नहीं आ सका कोई जुर्म नहीं है, ये इस कौम का फर्ज है। इसकी सलाहियतों से फायदा उठाना कौम के लिए जरूरी है, लिहाजा उसे बड़े से बड़े मनसब के ऊपर फाइज किया जा सकता है। आखिर इसी दुनिया में वो निजाम भी है। बहरहाल वो निजाम खिलाफत, यूं कहना चाहिए कि सदारती निजाम बमुकाबला पार्लिमानी निजाम के निजाम खिलाफत से करीब तर है। नंबर 4, ये सूबाई असदियत और उसमें जो शिद्दत पैदा हो चुकी है, और दूसरा यह कि सूबों को जो हमने मुकद्दस गाय समझ लिया है या सांबरी का बछड़ा, ये सूबे जो है, और उनमें यह अदम तवाजुन पहले भी था। एक सूबा मशरकी बंगाल, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान की पूरी आबादी से ज्यादा आबादी रखने वाला, अब भी है पंजाब, तीनों बकिया सूबों से ज्यादा आबादी रखने वाला, और सूबे बराबर। नतीजा यह है कि पंजाब को कभी तो गाली खानी पड़ती है, बल्कि कभी क्या अक्सर बड़े भाई होने के नाते। जी, आपने डॉक्टर इसरार साहब का वो गुफ्तगू सुन रही है सदारती निजाम के बारे में। गजनफर साहब, आप क्या कहते हैं? मैं देर से देख रहा हूं कि पाकिस्तान में तो जमहूरियत डिलीवर नहीं कर पाई है, और उसकी बुनियादी वजह हर एक को पता है कि आपने इलेक्टेबल उठाने हैं, गुंडे बदमाश कई ऐसे लोग, और वो पैसा लगा के आए होते हैं, उनके रूट्स बड़े होते हैं, और वो आपके निजाम को घिन की तरह खा रहे हैं। आपका नुक्ता नजर क्या है इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया अदर साहब। बहुत इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के जो आजकल के हालात हैं या पीछे माजी में जो हालात रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत अहम सवाल है। पहली बात है कि मैं फौजी हूँ, आप वकील हैं। एक चीज तो हम क्लियर कर दें अपने जानने वालों के, किसी भी सूरत से ना तो फौजी निज़ाम, ना डिक्टेटरशिप, ना कोई चीज जो है वो उसकी एडवोकेसी है। बुनियादी तौर पे अवाम का ही निज़ाम चलना चाहिए। वो चीज होनी चाहिए जो जिसमें अवाम की पार्टिसिपेशन शामिल हो। वन मैन रूल जो है ना, वो कभी ठीक नहीं होता, उसमें सैचुरेशन आ जाती है। जिस तरह अयूब खान के रूल में सैचुरेशन आई थी, फिर लोग उनके खिलाफ, हालांकि अयूब खान के दौर को मैं गोल्डन इरा के तौर पे काउंट करता हूं। अगर आप उसकी अचीवमेंट देखें पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेक्टर में, हेल्थ में, फूड में, बाकी जो चीजें आप उनसे मुख्तलिफ है, हम उस पर बहस नहीं करते, लेकिन लोग सैचुरेट हो गए थे, और यही होता है। अब बात यह है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं जमहूरियत की। जमहूरियत तो हम चाहते हैं कि लोगों, जमहूरियत का मतलब क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है? इट इज कहता है फॉर द पीपल बाय द पीपल। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि ये जो बाय द पीपल पे तो हम अमल करते रहे हैं अभी तक। बाय द पीपल के लिए हम बिरयानी खिलाते हैं, बाय द पीपल के लिए हम शनाख्ती कार्ड लेते हैं, बाय द पीपल के लिए हम ओथ भी लेना शुरू कर दिया हमने। अभी जब पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए हैं लोकल, ये अपना कैंटोनमेंट बोर्ड के, इसमें नवाज शरीफ के चाहने वाले लोगों को 500 रुपए देके कुरान शरीफ पे ओथ ले रहे थे। यानी ये जमहूरियत की स्पिरिट ये है कि यहाँ पे अपना बाय द पीपल है, उसमें हम हर किस्म के गलत और घनावने तरीके इस्तेमाल करते हैं, और वो इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। अब इलेक्शन कौन लड़ रहे होते हैं? आपने जैसे पहले अपने इंट्रो में कहा कि वो लोग होते हैं जो पैसे खर्च करके आते हैं, इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। तो मुझे तो सिस्टम चाहिए, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो सदारती निजाम हो, लेकिन मुझे सिस्टम वो चाहिए है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक औरत जिसका बेटा कत्ल हो गया, वो हाथ जोड़ के ये ना कह रही हो कि मैं अपना प्रोसीड नहीं करना चाहती। मैं वो जमहूरियत नहीं चाहता जहां पे एक औरत अस्पताल के बरामदे में जाके बच्चे को जन्म दे रही हो। मैं वो जमहूरियत नहीं बर्दाश्त कर सकता जहां पे कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के पैसे लूट के एवन फील्ड महल बनाए गए हों। मैं वो जमहूरियत नहीं चाहता जहां पे आपने बिलावल वो सरे महल, और जहां पे आपने
100 कनाल का महल जिसके अंदर एयरपोर्ट लैंड करता है, कोई कंट्रैक्टर आपको बुला के देता है, कोई प्रोप्राइटर आपको बना के दे देता है। अब मैं जो वो जमहूरियत नहीं चाहिए जहां पे लीडर कहे कि आलू जो है वो अंडे जो है वो 200 रुपए किलो है, और जहां पे वो कहे कि प्याज जो है वो 20 रुपए दर्जन है। जहां मुझे वो जमहूरियत नहीं चाहिए जहां 2 अरब की शादी होती हो। वो शर्म आनी चाहिए उन बेशर्मों को जो 2-2 अरब की शादियां करते हैं और आके गरीब का मुकदमा लड़ते हैं, कहते हैं जी गरीब के पास झूठ, झूठ, नफरत, हर किस्म का जो गलाजत है वो आपको इस जमहूरियत से मर्ज करके नजर आती है। लोग कहते हैं कि जी जमहूरी ताकतों को ताकतवर करो। नवाज शरीफ ने जमहूरी ताकतों में जमहूरियत जब थी, आप मुझे बताइए, रिसर्च कर लीजिए कि नवाज शरीफ ने कितने कैबिनेट मीटिंग अटेंड की। नवाज शरीफ को 3 टेन्योर मिले, 3 टेन्योर मिले। ही वुड हैव बीन अ लवेबल पर्सन, लेकिन उसने क्या किया, 3 टेन्योरों में वो अपनी ही दौलत जमा करता रहा। आपने क्लिफ्टन में क्या हुआ, वो जो अभी प्रोग्राम चला है कि कराची की जो जमीनें हैं अभी तक जो वो कनाडा में बैठा एक शख्स कंट्रोल कर रहा है, वो किसको भत्ता देखा है। अभी जो गंदम की बोरियां हैं वो किस तरह तब्दील हो गई आटे के वो उसमें मिट्टी में। क्या लोगों के घरों में पानी गया, जब बारिश हुई तो कहते हैं ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा, कम पानी। ये इज दिस सिस्टम व्हिच इज डिलीवरिंग। ये शायद जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही, ये उनको जो चलाने वाले लोग हैं वो इस जमहूरियत का मजाक उड़ा के गरीब की गरीबी पे खुश होकर हंसते हैं। हमारे यहाँ कोई लीडर, जमहूरी लीडर सिंसियर नहीं है अवाम की वेलफेयर से। आप मुझे बता दीजिए कि जब नवाज शरीफ, आप पीडी टैक्सी का मुकदमा चलाते हैं, वहां पे पैसे जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। आप यहाँ के अभी रिसेंटली हुआ पिछले नवाज शरीफ के टेन्योर में यूथ को रोजगार दिलाने के लिए एक सिस्टम निकाला, उसके हजार रुपए किसके अकाउंट में जमा हुए, किसके अकाउंट में जमा हुए। वो 1000 रुपए का हिसाब कौन देगा। कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, जो पैसा खाया गया उसका हिसाब कौन देगा। जो इतने बड़े बड़े महल बनाए गए उनका हिसाब को देने को तैयार है। ब्रिटिश प्रेस क्या लगाता है, कभी पायरेट लगाता है, कभी कुछ लगाता है। तो ये अगर तो ये लोग हैं जिन्होंने इसको चलाना है, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के अवाम को भी कुछ खड़ा होना चाहिए। उनको भी ये रियलाइज कराना चाहिए कि उनके हकूक पे किस तरह डाका डाला रहा है। जमहूरियत की बाय द पीपल को करप्ट करके फॉर द पीपल तो किसी ने नहीं। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को ही नहीं आप फॉलो कर रहे। अच्छा, वैसे भी अगर रूह को नहीं फॉलो कर रहे तो दिस सिस्टम हैज टू बी चेंज। दिस सिस्टम हैज बिकम टोटली करप्ट। अगर ये सिस्टम डिलीवरेबल होता तो आपकी अदालतों का 120वां नंबर नहीं होता 127 मुल्कों में। यहाँ पे अच्छा, मतलब है मैं यहाँ जो कि मैं हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक अपने हाथ का लिखा हुआ नोट देख रहा था जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से था। उनकी इंडिया में रहकर और बरसगीर पाक हिंद में रहकर उस वक्त, सॉरी बरसगीर पाक हिंद कहेंगे, इंडिया तो बाद में बना, भारत अखंड भारत बना था। उसी वक्त ही उन्होंने ये बात का तयन कर दिया था कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म। और देखिए सदारती निजाम आपको पता है बहुत से ममालिक में और कामयाब तरीन चल रहा है। पाकिस्तान में सदारती निजाम ना लाने के पीछे क्या मुहर्रकात है? यही मुहर्रकात है ना जो एवन फील्ड मुहर्रकात है। आपका 100 कनाल के मकान मुहर्रकात है, 2-2 अरब की शादियां मुहर्रकात है, जमीन पे कब्जा करना। वो आपके एक लीडर हैं जो हर दफा कॉन्स्टिट्यूशन का दर्ज देते हैं। कभी आपने उनकी जमीनों की डिटेल्स चेक की है? उनके 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई को PIA में भर्ती कराया, वो क्वालिफाई नहीं करता इस काम के लिए, उसको बाहर न्यूयॉर्क में पोस्ट कर दिया। उसको वो कितनी तनख्वाह लेता रहा ये आपको पता है। तो ये लोग जो हैं, जो खाऊ हैं, जो खाते गए हैं, यही इनके पीछे मुहर्रिकात है ना। ये चाहते हैं कि अगर ये इलेक्ट ना हुए तो इनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा। आप बताइए जिसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया उसने कश्मीर का कितना मुकदमा लड़ा, लेकिन कितने TADA लिए, कितना घर में रहा, कितना ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की, कितना पेट्रोल खाया। तो यही जमहूरी सिस्टम आपको ये दे रहा है ना। अवाम के लिए कितना पेट्रोल दिया गया, अवाम को क्या फायदा दिया गया, कौन सी चीज की कीमत कम की गई। नवाज शरीफ के दौर में कौन सी चीज की कीमत कम हुई? आपने मुल्क को कर्जों से 2-4 कर दिया, आर्टिफिशियल प्राइस डॉलर की कंट्रोल करके आपने पता नहीं कितने मिलियन डॉलर उसमें जाया कर दिए। तो ये वो लोग हैं। अब ये वो इसहाक डार जो लंदन में बैठा हुआ है वो कहां से चला और कहां पहुंचा, किस तरह पहुंचा? क्या उनके बिजनेस पाकिस्तान में इतने बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स थे, इतनी पाकिस्तान की इकोनॉमी में सकत थी कि आप इतने बड़े बड़े महलात में जाके बैठे होते, कॉन्स्टेंटली आप बाहर जाके बैठे होते और आपको परवाह नहीं होती कि आपका खर्चा किधर से चल रहा है।
चले हम क्या एक लोग आदमी इस तरह जाके तो ये लोग हैं जो इसके मुखालफत हैं। जैसे आपने इसरार साहब का क्लिप लाया या सदारती निजाम की जब बात करते हैं तो सदारती निजाम में होगा क्या? सदारती निजाम में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप इलेक्शन पे नहीं जाते, आप उन लोगों को चुनते हैं जो डिलीवरेबल होते हैं, आप उन गवर्नर्स को चुनते हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। ऐसे गवर्नर नहीं चुनते जो बाहर भी जाके बैठे हो और यहाँ भी फ्रूट खा रहे के एक्सपर्ट हैं, और आप ये रवायती सिस्टम पे नहीं चलते, आप कुछ ना करना चाहते हैं तो आपके लिए हर्डल्स नहीं आती, रेड टेपिज्म नहीं आती। चले प्रोग्राम अब चुका लंबा हो गया, अब एक इशू बड़ा जरूरी है जिसपे गुफ्तगू करनी है। आपने मीडिया का घिनौना किरदार देख लिया। अभी अपना जो खातून अव्वल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल हुई, वहां से किरदार यानी औरतों का किरदार नजर आ गया। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जो पॉजिटिव चेहरा है, मिसाल के तौर पर जावेरिया है, जावेरिया का प्रोग्राम करती है, सुमेरा खान करती है, सिंथिया रिची रे के हवाले से बातें हैं। फिर खास तौर पर अगर आप आ जाए शिफा यूसुफ जई, मलिया हाशमी, यानी ये वो लोग हैं जो पॉजिटिव है। लेकिन और दूसरी तरफ किरदार ये है, और कमाल की बात है कि ये लग ये रहा है कि ये कोई बयानिया अपने तौर पर बेचा जा रहा है, उन्हें सहाफत की एबीसी भी पता नहीं है। नहीं, ये अजहर सिद्दीक साहब बयानिया नहीं है, ये पैसा है, पैसा, मनी मेक्स द मेयर गो। ये बिके हुए लोग हैं, दे आर बीइंग पेड टू कैरी आउट अ थिंग। सम कुछ को रॉ पे करती है, कुछ को बांग्लादेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पे करती है, और वो शख्स है जो बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान फौज को गालियां देता है। एक की तो डेथ हो गई है ना, एक अभी तक बाकी है जो अपना जो वहां जाके पाकिस्तान फौज को गालियां देता था। आप कभी उठा के पढ़े शर्मिला बोस की किताब, या उठा के पढ़े प्रोफेसर जुनैद ने किताब ली पाकिस्तान पे, उस शख्स के मुंह से कभी ये नहीं निकला कि वहां पे कितने वेस्ट पाकिस्तानियों को मारा गया। ये वो काला चेहरा है जो इस किस्म के, अब उसका भाई है। जब आमिर मीर को गोली लगी, अब जो चीज, अब तो इसमें कोई मुबैना नहीं रहा ना अजहर सिद्दीक साहब, अब तो हम एलिगेशन नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में एक वो चीज पे एक अपना केस पेश हुआ जिसमें कहा गया कि इसके पीछे हामिद मीर के भाई का हाथ है। और हामिद मीर का भाई है कौन? हामिद मीर का भाई किसी बयानी से काम नहीं किया, तो बिकाऊ माल है। उसने हामिद मीर को जब गोलियां लगी थी तो उसने क्या कहा था? उसने किसको ब्लेम किया था? आईएसआई के डीजी आईएसआई। तो जब जीएचक्यू में ब्रीफिंग हुई और चीफ ने कहा कि क्यों नहीं बताते हो हामिद मीर को, जावेद मंगल ने तुमको गोलियां मारी। अब जावेद मंगल ने जिस अमीर अब्बास वहां पर मौजूद थे हमारे दाद, तो इनका अपना जुबान लड़खड़ा गई थी। हामिद मीर किस पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। देखिए ये फिफ्थ जनरेशन वार नहीं कर रहा ना, वार के हवाले से ये लोग तो खड़े हैं सामने, और हमारा कानून सख्त नहीं है। वो कानून तो सख्त होने चाहिए ना जी। सर कानून अगर सख्त हो तो आपको ये लोग जो लूज फिरते हैं, और जिस देखिए फर्स्ट लेडी कोई भी हो, औरत कोई भी हो, आप छोड़ दिए फर्स्ट लेडी को, कोई भी औरत हो, आप फर्स्ट लेडी को भी छोड़ दिए, एक औरत की तकदीस के हिसाब से अगर आप उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी के खिलाफ तो शायद बात कर लें, आप उसके आइडियाज के खिलाफ तो बात कर, लेकिन अगर आप उसकी करेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो ये तो करेक्टर असैसिनेशन तो किसी मर्द की भी नहीं करनी चाहिए। ये तो सबसे बड़ा जो गिरावना जो फेल है, जो बद इखलाकी है, जो इंसान की ट्रेनिंग को, उसके फैमिली बैकग्राउंड को, उसकी अपब्रिंगिंग को जाहिर करती है कि वो किस माहौल में पड़ा है, उसको उसके घर वालों ने क्या ट्रेनिंग दी है, वो किस जगह से निकल के आया, ये उसकी जहन की गलाजत को जाहिर करती है। इससे बड़ी गलाजत तो कोई हो नहीं सकती। और वो आप मीडिया पे वो काम कर रहे हैं, और आप बार बार लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी तो अपने बाप का गलत नाम इस्तेमाल किया ना। उनके वालिद साहब तो बहुत पाकिस्तान की फेवर में, ईस्ट पाकिस्तान, जब ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हो रही थी, उनका आर्टिकल्स उठा के पढ़े तो वो अपने भाई को, जो शख्स अपने बाप को भी बदनाम करने से नजर बाज ना आया, उसका भाई जो है वो क्या करेगा? तो ये बड़ी, अब इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो उनके फर्स्ट लेडी के साथ जो जमान इस्तेमाल की गई है उसके खिलाफ आई विश के कोर्ट को, हमें कोई लॉज ऐसे बनाने चाहिए, और पूरी दुनिया में ऐसे लाइबल लॉज बने हुए हैं कि आप किसी की करेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते। मैं किसी के करेक्टर को बुरा नहीं, मैं सिर्फ उसकी फिलॉसफी से डिसएग्री कर सकता हूँ, उसके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिसएग्री करता हूँ, उसके सिस्टम ऑफ लिविंग से डिसएग्री कर सकता हूँ, बट आई कांट टारगेट समबॉडीज करेक्टर अननेसेसरीली, जो एक बहुत जरूरी चीज होती है। आप देखिए ना, इस्लाम ने भी कितना इस चीज पे जोर दिया कि गीबत ना करो। ये जो करेक्टर असैसिनेशन है किस चीज में आती है? ये गीबत में आती है ना। तो गीबत की क्या, आपके मजहब में गीबत की क्या सजा की गई? सबसे बड़ा गुनाह जो है वो गीबत आपको कराया गया कि आप किसी की पीठ पीछे उन चीजों में जिनकी बेसिस ना हो। तो ये हामिद मीर के भाई को शर्म आनी चाहिए, जो उसको नहीं आएगी।
बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग फॉर मनी, जब आप पैसे के लिए फिर आप शर्म को लिबादा उठा के फेंक देते हैं। चले हम प्रोग्राम को फिर खत्म आप करते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग जिनके आप नाम लिया, वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ मेरा ख्याल इसके ऊपर कोर्ट्स को कोई एक्शन, स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन जो है इस किस्म के लोगों के खिलाफ लेना निहायत जरूरी है। और आप इसको जो है वो परसू कर सकते हैं, आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप इसको परसू कर सकें। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब। देखिए, आपने शॉर्ट में जो बात कहती है, मैं शॉर्ट में ये बताता हूँ, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बनने की कोशिश की थी, यही आमिद मीर, यही आसमा शराजी, यही गरीदा फारूकी और वो ही सारे लोग आकर पार्लियामेंट के सामने हमारे सियासतदान खड़े हो गए थे। फिर हमने डेफिमेशन लॉ को बेहतर करने की लाइबल और सरेंडर के हवाले से कोशिश की। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट अगर था तो एफआई के जुरिसडिक्शन के हवाले से, यहाँ औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सारा ऑल पॉल ये गंद यहाँ बकता रहा है और यहाँ कानून सख्त बनाने की जरूरत है और सजाएं भी सख्त होनी चाहिए। इजाजत चाहेंगे नाज़रीन आपसे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।